दोस्तों आदाब, मैं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। एएमयू में मोदी जी के भाषण के बाद वहां मौजूद नेशनल मीडिया ने जो सवाल वहां के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स हजरात से पूछे, आपको क्या लगता है, क्या वो सब पहले से स्क्रिप्टेड थे? क्या वो पहले तैयार करके लाए गए थे, या वो ऑल ऑफ अ सडन एक जर्नलिस्ट की हैसियत से पूछे गए थे? मेरा अपना असेसमेंट है कि शायद उन सवालों को पूछने के पीछे और पूछने से पहले उनको डायरेक्शंस थी कि आपको सिर्फ ये पूछना है कि ये बताइए कि मोदी जी की तकरीर कैसी रही। मोदी जी की तकरीर को बेहतर और अच्छा बताने वाले प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो देशभक्त कहलाएंगे, और जो उनकी तकरीर की मुखालफत करेंगे या उसमें कुछ नुक्ताचीनी करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, तो वो शायद देशद्रोह हो जाएंगे। ऐसा कुछ सोच रही होगी, ये मेरा अपना असेसमेंट। तो हम पॉजिटिवली सोचने की भी कुछ कोशिश करेंगे। मोदी जी तो माहिर हैं देखिए तकरीर के, है ना, ये सब जानते हैं, लेकिन काम तकरीर से नहीं अमल से होता है। अब तक जितने वादे और बातें उनकी रही हैं मोदी जी की एज प्राइम मिनिस्टर के, उस पर अभी अमल नहीं हुआ है। उनके जो अपने मुद्दे हैं या जो एजेंडे हैं वो पूरे हो रहे हैं, चाहे 3 तलाक हो, सीए एनआरसी हो, किसान बिल हो, या फिर और दूसरे राम मंदिर का मुद्दा हो, ये पूरे हो रहे हैं जो उनके एजेंडे में है। लेकिन देश हित में क्या काम हो रहे हैं, इस पर जरा हमें सोचना होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि स्पीच उन्होंने जिन हकायक यानी सच्चाइयों को अपने भाषण में रखा ना, वो अभी तक उनके भाषणों में नहीं मिला था। उनकी स्पीचेस में ये बात नहीं मिली थी, थोड़ा मुनफरिद था, डिफरेंट था। एक बहुत अहम बात जो उनकी थी, उनके भाषण में थी, वो ये कि एएमयू के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो ये काम भी करना चाहिए उनको कि वो मुजाहिदीन आज़ादी जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना रोल अदा किया, उनके ऊपर भी रिसर्च करें कि वो कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, उनमें दलित कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, और सिख कितने रहे उसमें, और उनका नाम अभी तक लिया नहीं जाता है। तो शायद ऐसा हमें लग रहा था जैसे प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि उन पर भी रिसर्च हो और उनकी लिस्ट आए, हालांकि वो लिस्ट पहले से मौजूद है और उस पर तहकीक की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कलमबंद हैं और 70,000 से ज़्यादा उलमाए दीन की शहादत का जिक्र अक्सर जो है वो हुड्सन अपनी डायरी में लिखता है, वो हम पहले वीडियोज़ में बताते रहे हैं। तो मोदी जी का कहना ये था कि जैन मुस्लिम स्वतंत्रता संग्रामियों को भुला दिया गया है और कभी उनका नाम तक नहीं आता है, उनको उजागर किया जाना चाहिए। शायद वो ये कहना चाहते होंगे, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स को वो एड्रेस कर रहे थे, इसलिए शायद ये तवक्को की जाती है। ऐसे दलित क्रांतिकारियों के नाम भी लाए जाएं जिनका कभी जिक्र नहीं होता, और ऐसे सिख क्रांतिकारियों के नाम भी आने चाहिए, सिवाय भगत सिंह के और दूसरे नाम नहीं आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री का भाषण ऐतिहासिक था, बल्कि उनका एएमयू जाना ही ऐतिहासिक था। जैसा कि हम सुन रहे हैं, 50 वर्षों में पहली बार कोई प्रधानमंत्री 50 वर्ष के बाद जो है वो एएमयू गया और वहाँ जाकर बात की है। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री गए थे, उनका वहाँ पर बयान हुआ कि मोदी जी ने जो एड्रेस किया वो वाकई काबिल तारीफ और हिस्टोरिकल है, उनका दौरा भी और उनका बयान और भाषण भी। गुजरे 7 वर्षों में ना, सच्ची बताऊं आपको, पहली बार ऐसा लगा कि कोई सेकुलर और लोकतंत्र देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। उनकी भाषा शैली और उनका अल्फाज की जो बंदिश थी ना, वो सरदार पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की भारत की डोर में पिरे हुए अल्फाज नजर आते थे। दरअसल ऐसे ही प्रधानमंत्री की देश को जरूरत है,
जो इस तरह की विचारधारा के साथ प्रैक्टिकल सोच भी रखता हो। ज़बानी जमा खर्च से तो आप जानते हैं कि मुफलिसी आती है, और ज़बानी जमा खर्च से तो देश नहीं चलता। पार्टी चल सकती है, उनकी विचारधारा चल सकती है, लेकिन देश नहीं चलता है। और देश का जो मुसलमान है वो सिर्फ नेताओं के अभी तक बयानात पर ही जो है वो अपना सब कुछ लुटाता रहा है। इसका इतिहास है। अब चाहे वो नेहरू रहे हों, या विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजीव गांधी रहे हों, या मनमोहन सिंह, फिर चाहे बहन मायावती हों, या मुल्ला मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव रहे हों, या ओवैसी ब्रदर्स, बंगाल के ज्योति बसु हों, या ममता बनर्जी, ये कौम जो है, ये मुसलमान कौम जिसको कहते हैं और दलित कौम, ये वादों पर ही जो है जिंदाबाद के नारे बुलंद करती नजर आई है। और सच्चाई है कि बस इनके बारे में कोई ऐलान हो जाए, बयान आ जाए, वादा हो जाए, उसी पर वो लब्बैक कह देते हैं, और बस सत्ता के पुजारियों को और भिखारियों को सत्ता की कुर्सी पे बैठाने और उठाने का काम करते रहते हैं। जबकि सच्चाई यही है कि देश के जो मुसलमान और दलित तथा ओबीसी है, उसको बस सत्ता की कुर्सी तक जाने का जीना समझा गया है ना। ये बात जानते हैं, हम ही सब जानते हैं। औरों से गिला ही नहीं, इस कौम के जो अपने ही सौदागर बनकर डसते रहे हैं, यानी जो मुस्लिम और दलित है ना, इस कौम के इन दोनों कौमों के जो लीडर हैं वो खुद ही डसते रहे हैं अपनी कौम को। अब चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हों, या मरहूम अहमद पटेल रहे हों, अब्दुर्रहमान अंतुले हों, या फिर ई अहमद हों, आरिफ मोहम्मद खान हों, या मुख्तार अब्बास नकवी, या फिर शाहनवाज हुसैन, ये सब कौम के सौदागर ही रहे हैं। अब इसमें सौदागर भी उनको कह सकते हैं, या मफाद परस्त भी कह सकते हैं। कुछ इसमें सीधे सीधे सौदागर थे और कुछ मफाद परस्त। ऐसे ही दलितों का भी रहा है। 1980 के बाद मुसलमानों के जो कारोबारी स्टेट्स हैं वो लुटते रहे, तालीमी इदारे खस्ता हाल होते रहे, एएमयू को आज तक माइनॉरिटी स्टेटस ना मिल सका, मगर कौम के लीडरान अपनी कुर्सी के साथ चिपके रहे। कभी उन्होंने जो है, जब मुसलमानों के कारोबार लुट रहे थे, चाहे वो भिवंडी हो, बनारस हो, मुरादाबाद हो, संभल हो, बिजनौर हो, इसके अलावा और बहुत सारे स्टेट्स जहां मुसलमानों के अपने बिजनेसेस होते थे, वो सब लुटते रहे, तबाह होते रहे। अलीगढ़ और मुरादाबाद का तो बहुत ही मशहूर वाक़यात है, हम सब जानते हैं। लेकिन कभी सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी, जो आपकी हितैषी कांग्रेस कहलाती है। ऐसे में हम सरकारों की जिम्मेदारी जरा कम, लेकिन कौमों के लीडरान की जिम्मेदारी ज्यादा बताते हैं। इसीलिए इन्हीं के लिए शायद वो शेर रहा होगा कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अगर सच्ची बात है कि अगर इन सब नेताओं ने कौम से वफादारी की होती ना, चाहे वो दलित हो या फिर मुस्लिम, तो देश के मुसलमानों का हाल जो है ना, दलितों से बदतर ना होता, जिसको सच्चर कमेटी ने खुद खोलकर बयान किया है। और यही हाल कमोबेश दलित लीडरशिप का रहा है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि उन्होंने भी अपनी कौम के, यानी उनके लीडर्स ने अपने कौम के जो है अधिकारों को दिलाने में वफादारी नहीं की, बल्कि कई दलित नेताओं ने तो कौम के साथ गद्दारी की, ऐसे ही मुस्लिम लीडर्स ने भी की। तो एएमयू केवल शिक्षा का इदारा नहीं है, बल्कि यहाँ से सकारात्मक वैचारिक लॉ भी प्रकट होती है, जो देश दुनिया तक का सफर करती है। यहाँ से पढ़े और जुड़े लोग जो हैं वो विश्व के अलग अलग देशों में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। यही नहीं, एएमयू के किसी भी घटनाक्रम पर दुनिया के विकसित और तमाम मुस्लिम देशों की नजर पैनी होती है, या यूं कहें कि एएमयू से निकलने वाले संदेशों की गूंज आलमी होती है, इंटरनेशनल होती है। सिर्फ ये हिंदुस्तान या दिल्ली तक नहीं रहती है बात। तो मोदी जी के भाषण को अब पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। अब मुस्लिम दुनिया की निगाहें जो है वो मोदी के भाषण पर टिकी हैं, और इंतजार उस घड़ी का है जब बातों पर अमल का सिलसिला शुरू हो जाए। मोदी जी को भी इसका पूरा आभास है कि एएमयू की कितनी अहमियत देश दुनिया में है। वो ये भी जानते हैं कि ये केवल शिक्षा का इदारा तो नहीं है, बल्कि हिंद की सियासत को भी एक सिमत देता है, यानी एएमयू। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मोदी ने इस मंच से मुस्लिम जगत को फिलहाल सकारात्मक संदेश देकर केंद्र सरकार के प्रति जो एक नकारात्मक धारणाएं बन रही थी उनको तोड़ने का भी काम किया है, यानी एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। बहरहाल जो कुछ है वो बेहतर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के अवसर पर जो है वो अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, सर सैयद का संदेश था कि हर एक इंसान की सेवा की जाए, चाहे उसका धर्म या जाति कुछ भी हो। ऐसे ही देश की समृद्धि के लिए उसका हर स्तर पर विकास होना जरूरी है। यानी उनका कहना था कि देश में जितने भी कौमें हैं, मज़ाहिब के लोग हैं, उन सब का विकास होना चाहिए, तो देश का विकास होगा। बात बहुत उम्दा और अच्छी है, लेकिन काश इस पर अमल हो जाए। आज हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के विकास का लाभ मिल रहा है, ये मोदी जी कह रहे थे। पीएम का ये भी कहना था कि नागरिक संविधान से मिले अधिकारों को लेकर निश्चिंत रहें। मतलब वो इस बात का आश्वासन दिला रहे थे कि जो संविधान ने तमाम नागरिकों को उनके अधिकार देने की बात की है,
उस तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहें। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही सबसे बड़ा मंत्र है। लेकिन इस सब पर कितना अमल हुआ है इन पिछले 6.5-7 सालों में, वो सब जानते हैं। अभी तक नफरत की सियासत चल रही थी। मोदी जी की कैबिनेट के मिनिस्टर्स, उनकी पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, सांसद नफरत की जो है वो सौदागरी करते रहे हैं और नफरत की बातें करते रहे हैं। और इसके अलावा और जितनी जुड़ी हुई जो है वो संस्थाएं हैं, इस विचारधारा से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, उनका जो कुछ भी देश में तांडव रहा है नफरत को लेकर, वो सब पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसे में शायद अब उन पर चेक लगाने का वक्त आ गया है और मोदी जी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम उन पर चेक लगाएंगे और अब देश में नफरत नहीं बल्कि प्यार होगा और सबका विकास, सबका विश्वास जीतने की बात होगी। उन्होंने ये भी कहा कि देश का है, जो देश का है वो हर देशवासी का है। बिल्कुल बात सही है, बहुत अच्छी बात है। उसका लाभ हर देशवासी को होना चाहिए, मिलना चाहिए। ये मोदी जी कह रहे थे कि मिलना चाहिए। अब मोदी जी चाहिए हटाकर अपने वादों को पूरा करने का संकल्प ले लें, क्योंकि किसी भी फैसले को लेने में उनकी कोई मजबूरी तो अब है नहीं कि झाड़ियों के ऊपर उनकी सरकार तो है नहीं, उनका पूर्ण बहुमत है, प्रचंड बहुमत है। ऐसे में उनको किसी से जो है वो कोई खतरा भी नहीं है, वो जो चाहे फैसला ले सकते हैं, जैसे कि उन्होंने बड़े बड़े फैसले इन पिछले 5-6 वर्षों में लिए हैं। अब वो देश में एकता, अखंडता, विकास, आपसी मोहब्बत और प्यार, सौहार्द और सद्भावना की भी बातें करने के लिए किसकी मजबूरी है, कौन रोक सकता है उनको ये कराने से। इसलिए जो उनकी संस्थाएं हैं या उनकी विचारधारा, उनकी पार्टी और उनकी संस्था आरएसएस की जो विचारधारा है, वो सब प्यार की बातें करें, डेवलपमेंट और विकास की बातें करें, नफरत की चीज़ों को छोड़ें। इसके लिए अब कुछ ऐसे अध्यादेश लाएं, खासतौर से जो कम्युनल राइट्स हैं, इसके ऊपर एक ज़रूर हमारी राय है कि प्रधानमंत्री जी ये काम ज़रूर कर लें कि एक वो तारीखी होगा और यकीनन पूरी रहते दुनिया तक हिंदुस्तान में इस कानून को कोई भुला नहीं सकता कि सांप्रदायिक दंगों के बारे में वो एक अध्यादेश ले आए, एक कानून बना दें कि जिस स्टेट में, जिस जिले में जो है वो दंगा होगा, उस जिले के एसपी और डीएम को फौरन बर्खास्त किया जाएगा। सस्पेंशन वगैरह नहीं, बर्खास्त होगा। तो हम समझते हैं कि रहते दुनिया इसको याद करेगी। मोदी जी के पास लीडर का विजन तो है, किंतु पूरे देश के साथ इंसाफ करने की विल अभी नजर नहीं आती, उसकी जरूरत है। बने रहिए हमारे साथ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, शेयर लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो। टाइम्स ऑफ मीडिया को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।